मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। तैयारी किसकी है? तैयारी है दोस्तों 7 फेरों की। किसकी? 7 फेरों की। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। तैयारी किसकी है? तैयारी है दोस्तों 7 फेरों की। किसकी? 7 फेरों की। करो। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर से इंडिया उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए दोस्तों आगाज करते हैं। हौसलों के आगे डर की क्या औकात, जब ले ही लिया फैसला तो फिर पीछे हटने की क्या बात। तो आइए, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। एक बड़ी महत्वपूर्ण क्लास, बड़े अच्छे दोस्तों पेपर में पूछे गए सवाल और उनका पोस्टमार्टम कम से कम समय में दोस्तों आपका रिवीजन कराने के लिए और आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको ऊपर ले जाने के लिए। तो बिल्कुल आप सभी का रेणु कुमार, बबलू, नितिन, गुरुकुल, मनोज, राजनीति के सुभाष, राजेश, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए आगाज करते हैं आज की क्लास को। अच्छे से नोट कीजिएगा, ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहां नसीबों से होती है। बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है कि ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहां नसीबों से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां अपनी जिद पर अड़ी होती है। क्या वहां दोस्तों ये तकदीर हार जाती है, वहां ये मंजिल घुटनों पर आ जाती है। वहां दोस्तों ध्यान रखना, वहां पर ये तूफान हार जाते हैं जहां कश्तियां अपनी जिद पे होती हैं, जहां पर अपने मां बाप का सपना पूरा करने की आग जब दिल में होती है दोस्तों, वो जुनून, पागलपन अगर आपके साथ में है, अगर वो दोस्तों चमक तुम्हारी आंखों के अंदर है, तो ध्यान रखना ये मंजिल तुम्हारे सामने घुटने टेकेगी और इसे टेकने पर मजबूर तुम लोग करने वाले हो। और सिक्का उछल गया मेरे दोस्त, अब हेड भी तुम्हारा होगा और टेल भी तुम्हारा होने वाला है। अपनी पूरी जान लगा दो, ये अंतिम संघर्ष है। इस संघर्ष का पूरा आनंद लेकर के अपनी पूरी शिद्दत से, अपनी पूरी जान से पढ़ाई करना। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है। आइए आगाज करते हैं दोस्तों। आज का पहला सवाल आपके सामने, विमान और अंतरिक्ष यान पायलट के लिए किस नेविगेशन उपकरण से पृथ्वी की सतह के ऊपर ऊंचाई का मापन होता है। देखिए सवाल दोस्तों बड़ा आसान था, पर इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ पूछी गई। किसके अंदर? एसएससी सीएचएसएल के अंदर। सवाल क्या है? सवाल कह रहा है दोस्तों कि विमान और अंतरिक्ष यान पायलट के लिए किस नेविगेशन उपकरण से पृथ्वी की सतह के ऊपर की ऊंचाई का मापन होता है। तो ऊंचाई का मापन करने के लिए अल्टीमीटर, क्या दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, अल्टीमीटर जो है इसके द्वारा किसका मापन होता है? ऊंचाई का मापन होता है। अगर आपसे पूछे हाइग्रोमीटर के द्वारा क्या होता है, तो ध्यान रखना हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता का दोस्तों मापन होता है। अगर पूछे सिस्मोग्राफ तो लिखिएगा भूकंप का जो मापन है वो दोस्तों होता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। और बैरोमीटर लिखिएगा, दाब का जो मापन है वो दोस्तों बैरोमीटर से होता है। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, अल्टीमीटर जो है इसके द्वारा दोस्तों पृथ्वी की सतह से ऊंचाई का जो मापन है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये चारों की चारों जो ऑप्शन है ना वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, लेकिन एसएससी सीएचएसएल के अंदर क्वेश्चन आया दोस्तों स्टडी ऑफ सेल,
क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, साइटोलॉजी जो है दोस्तों ये कोशिका का अध्ययन कहलाता है, साइटोलॉजी। क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो गया ऑप्शन नंबर बी, साइटोलॉजी जो है ये कोशिका का अध्ययन होता है। अगर आपसे पूछे ऑर्निथोलॉजी, याद करो दोस्तों, पक्षियों का जो अध्ययन है ये कहलाता है, ध्यान रखिएगा, ऑर्निथोलॉजी। अगर पूछे ऑन्कोलॉजी तो लिखिए कैंसर जो विज्ञान है इसका दोस्तों जो अध्ययन है वो कहलाता है ऑन्कोलॉजी। और अगर पूछे एंटमोलॉजी तो लिखिए दोस्तों कीटों का जो अध्ययन है वो कहलाता है एंटमोलॉजी। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया कि एंटमोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन होता है? तो कीटों का जो अध्ययन है वो दोस्तों ध्यान रखिएगा एंटोलॉजी होता है। 2-3 और लिख लीजिए जो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। अगर पूछे शिलालेख या अभिलेखों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है एपिग्राफी। क्या कहलाता है? एपिग्राफी जो है अभिलेखों का अध्ययन। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि जो सिक्के हैं इनका अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स जो है वो सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। और अगर आपसे पूछ ले जीवाश्म का जो अध्ययन है ये क्या कहलाता है? तो लिख लो दोस्तों पैलिएंटोलॉजी जो है ये जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है, पैलिएंटोलॉजी। तो अगर आपसे पूछ ले, ये सारे सवाल तुम्हारी परीक्षा में कहीं ना कहीं दोस्तों मिल जाएंगे। लेकिन अभी पेपर के अंदर क्वेश्चन आया कि जो स्टडी ऑफ सेल है ये दोस्तों क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। इस सवाल को ध्यान रखिए। इसी से मिलता जुलता एक सवाल है जो कहीं ना कहीं टकराएगा और वो सवाल है दोस्तों ये है कोशिका। क्या ये कोशिका है? और इस कोशिका में दोस्तों ये हो गया केंद्रक। क्या ये है केंद्रक? और यहां ध्यान रखिए ये दोस्तों आपके क्या है? ये हो गई कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली। अगर मैं आपसे पूछ लो कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो द्रव पदार्थ होता है उसे क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य इसे कहा जाता है। और केंद्रक के अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है दोस्तों केंद्रक द्रव्य। क्या होता है? केंद्रक द्रव्य। और अगर पूछे आपको इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। इस सवाल को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस कप का संबंध बैडमिंटन से नहीं है? पेपर में सवाल ये आया किसका संबंध बैडमिंटन से है। अभी दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस के अंदर यह सवाल पूछा गया कि निम्न में से किस कप का संबंध बैडमिंटन से है। अब देखो थॉमस कप का संबंध है, उबेर कप का संबंध है, अगर पूछे सुधीरमन कप का संबंध है या डेविस कप का संबंध है। तो 3 जो कप हैं इनका तो दोस्तों संबंध किससे है? बैडमिंटन से। थॉमस कप भी है, उबेर कप भी है और दोस्तों सुधीरमन कप। इन तीनों का संबंध लिखिएगा बैडमिंटन से। लेकिन डेविस कप का संबंध दोस्तों टेनिस से। किससे? टेनिस से संबंधित है डेविस कप। इस सवाल को भी ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछ ले गुरुजी, क्या अगर आपसे पूछे राइडर कप का संबंध किससे है, ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? और अगर आपसे पूछे डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो डूरंड तो मैं बता देता हूं फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप किससे है? फुटबॉल से। और अगर आपसे पूछे दोस्तों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इसका संबंध किस खेल से है? और अगर पूछे विजय हजारे ट्रॉफी, इसका संबंध किस खेल से है? और वेलिंगटन कप, इसका संबंध दोस्तों किस खेल से है? अब देखिए थॉमस कप, उबेर कप और सुधीरमन कप, ये तीनों की तीनों संबंधित हैं बैडमिंटन से। अगर पूछे डेविस कप, इसका संबंध है टेनिस से। राइडर कप का संबंध लिखना गोल्फ। किससे है? राइडर कप का संबंध है गोल्फ से। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी, इसका संबंध है क्रिकेट। किससे? क्रिकेट से। और अगर पूछे वेलिंगटन कप, इसका संबंध है नौकायान से।
से, या दोस्तों इसे ही कहते हैं रोइंग। क्या बोलते हैं? रोइंग भी इसे ही कहा जाता है। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत सारे और सवाल आपके सामने। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, डेविस कप का संबंध बैडमिंटन से नहीं है। अगला क्वेश्चन, खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किस जिले में हुआ? यह क्वेश्चन भी एमपी पुलिस में आया। और अभी दोस्तों एक सवाल और था, और वो था तानसेन महोत्सव, इसका संबंध किस दोस्तों शहर से है? ये क्वेश्चन भी मध्य प्रदेश पुलिस के अंदर पूछा गया। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो क्वेश्चन का आंसर है कि खजुराहो नृत्य महोत्सव है, इसका संबंध है छतरपुर से दोस्तों। और छतरपुर कहां स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर है। इतना भी अगर आपने याद रखा कि खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो खजुराहो है, अगर आपसे पूछे दोस्तों ये जो खजुराहो है इसका निर्माण किन शासकों ने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। और भाई साहब अगर आपसे पूछ ले कि जो खजुराहो के मंदिर हैं कौन सी शैली में है? पंचायतन शैली में। और याद करो मेरे दोस्त कि यहां पर सबसे फेमस मंदिर महादेव कनरिया जी का जो मंदिर है वो यहां का दोस्तों फेमस मंदिर है। आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1 छतरपुर मध्य प्रदेश के अंदर। निमाड़ी दोस्तों फेमस है मिर्च महोत्सव के लिए। तो लिखना निमाड़ी किसके लिए फेमस है? मिर्च महोत्सव के लिए। और निमाड़ी भी कहां स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। सिद्धार्थनगर दोस्तों फेमस किसके लिए? तो लिखना अगर आपसे पूछे काला नमक दोस्तों जो महोत्सव है वो कहां होता है? सिद्धार्थनगर के अंदर होता है। और ये कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। और अगर पूछे बीकानेर दोस्तों जो ऊंट महोत्सव है इसका आयोजन कहां होता है? इसका आयोजन होता है राजस्थान के बीकानेर के अंदर। और तानसेन महोत्सव इसका दोस्तों आयोजन होता है ग्वालियर के अंदर। और ग्वालियर किस राज्य में दोस्तों? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। और आप सभी जानते हो कि जो ग्वालियर है दोस्तों यहीं पर किसकी समाधि है? यहीं पर ध्यान रखना तानसेन की दोस्तों समाधि है। तो देखिए फिर सुनना, खजुराहो नृत्य महोत्सव छतरपुर मध्य प्रदेश से। अगर पूछे दोस्तों निमाड़ी मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश से। सिद्धार्थनगर काला नमक महोत्सव सिद्धार्थनगर से। ऊंट महोत्सव बीकानेर से। और दोस्तों तानसेन महोत्सव ग्वालियर मध्य प्रदेश से। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 छतरपुर, इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग होता है? यह बड़ा अच्छा सवाल है और भविष्य में कहीं ना कहीं आएगा। देखो नाभिकीय रिएक्टर, पहली बात तो दोस्तों दो प्रकार के सिद्धांत हैं। एक तो होता है नाभिकीय संलयन और एक होता है नाभिकीय विखंडन। क्या अगर आपसे पूछे, एक होता है नाभिकीय संलयन, क्या होता है? नाभिकीय संलयन। और एक होती है दोस्तों नाभिकीय विखंडन। क्या होता है? नाभिकीय विखंडन। सीधा सा सवाल पूछा जाता है कि भाई सूर्य के अंदर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ध्यान रखना सूर्य के अंदर दोस्तों ऊर्जा का जो स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन। इस पॉइंट को नोट करना। और अगर पूछे दोस्तों परमाणु जो बम है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परमाणु जो बम है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। संलयन का मतलब होता है जुड़ना और दोस्तों विखंडन का अर्थ होता है टूटना। क्या? टूटना। अगर आपसे पूछे कि जो परमाणु भट्टी है, जो नाभिकीय रिएक्टर है, इसके अंदर दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका उपयोग होता है? तो लिख लेना यूरेनियम का उपयोग होता है। और यूरेनियम में भी दोस्तों यूरेनियम 235 किसका होता है? यूरेनियम 235 का। ये तो हो गया फ्यूल। फ्यूल का मतलब ईंधन। अगर आपसे पूछे मंदक के रूप में किसका उपयोग होता है? तो लिखना दोस्तों मंदक के रूप में एक तो भारी जल का होता है। भारी जल का मतलब हो गया D2O। और दोस्तों एक होता है ग्रेफाइट। किसका होता है? ग्रेफाइट का। और अगर पूछे नियंत्रक छड़ के रूप में किसका उपयोग होता है? तो लिखना कैडमियम और बोरॉन की जो छड़ हैं इनका दोस्तों
दोस्तों उपयोग जो है वो नियंत्रक छड़ के रूप में होता है। चारों पॉइंट ध्यान रखना। हो सकता है वो ये पूछ ले कि भाई ईंधन के रूप में किसका उपयोग होता है, या सवाल पूछ ले कि भाई मंदक के रूप में किसका उपयोग होता है, तो भारी जल और ग्रेफाइट जो है इसका उपयोग मंदक के रूप में होता है, और नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम और जो बोरोन है इसका दोस्तों उपयोग होता है। तो सवाल का आंसर है कि नियंत्रक छड़ के रूप में किसका उपयोग है, तो ऑप्शन नंबर सी कैडमियम दोस्तों इसका उपयोग होता है नियंत्रक छड़ के रूप में। एक और सवाल जो आप सभी को पता है ना, वो है दोस्तों कि जो कैडमियम है अगर पूछे इटाई इटाई रोग, क्या इटाई इटाई रोग ये किस से संबंधित है, कैडमियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, इंग्लिश में कहेंगे इसको सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये दोस्तों कहां पर स्थित है। अगर आपसे पूछे कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है, तो ध्यान रखना सवाल बड़ा अच्छा है। नवाबों की नगरी दोस्तों, नवाबों की नगरी जो लखनऊ है यहां पर स्थित है। कौन सा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। ये कहां स्थित है, लखनऊ के अंदर स्थित है। अगर आपसे पूछे करनाल में क्या है, तो लिखना दोस्तों सेंट्रल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अगर आपसे पूछे कि करनाल में क्या है, तो सेंट्रल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये दोस्तों करनाल में स्थित है। और अगर आपसे पूछे करनाल किस राज्य में है, हरियाणा के अंदर दोस्तों स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, शिमला दोस्तों कहां स्थित है, तो शिमला में लिखिएगा जो आलू अनुसंधान केंद्र है ये दोस्तों कहां स्थित है, तो आलू अनुसंधान केंद्र ये शिमला के अंदर है, और शिमला दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कटक की बात करो तो लिखना दोस्तों केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक के दोस्तों कटक में स्थित है। और कटक जो है वो किस राज्य में है, उड़ीसा के अंदर स्थित है। कटक दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है, महानदी के किनारे स्थित है। अब देखो लखनऊ में क्या स्थित है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये दोस्तों लखनऊ में है। अच्छा क्वेश्चन है, छाप के रखिएगा। करनाल में सेंट्रल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के अंदर है। अगर पूछे दोस्तों आलू अनुसंधान केंद्र शिमला मिर्च, आलू ध्यान रखना शिमला मिर्च है ना। कटक में दोस्तों ध्यान रखना केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक के अंदर स्थित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोरम के लिए न्यूनतम संख्या कितनी होती है। कोरम दोस्तों पॉलिटी का एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या जो कोरम होता है इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे दोस्तों हिंदी के अंदर कहते हैं गणपूर्ति। क्या बोलते हैं, गणपूर्ति कहते हैं। इसका मतलब है कि सदन को चलाने के लिए, क्या सदन को चलाने के लिए दोस्तों, सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए न्यूनतम कितने मेंबर चाहिए, वो कहलाता है कोरम। क्या वो कोरम कहलाता है। आपसे सवाल पूछा गया कोरम के लिए न्यूनतम संख्या कितनी है, मतलब दोस्तों गणपूर्ति के लिए न्यूनतम मेंबर कितने, तो नोट करना कोरम के लिए दोस्तों न्यूनतम मेंबर होते हैं 1/10। कितना होता है, 1/10 जो है ये ध्यान रखना। सदन का 1/10 ये दोस्तों क्या कहलाता है, कोरम कहलाता है, या मैं कह दूं आपसे गणपूर्ति कहलाता है। इसी से संबंधित एक सवाल अगर आपसे पूछ ले, क्या एक सवाल आपसे पूछे कि मंत्री जो परिषद है, क्या जो मंत्री परिषद है इसका आकार कितना होता है। अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान के अंदर, कमेंट बॉक्स में बताओ कि मूल संविधान में मंत्री परिषद का जो आकार है वो कितने % था। कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ कि मूल संविधान के अंदर मंत्री परिषद का जो आकार है वो दोस्तों कितने % था। गोली की तरह कमेंट बॉक्स में छाप दो। अभी देखना जल्दी से छाप के बताओ कि मूल संविधान में मंत्री परिषद का जो आकार है वो कितने % था। जल्दी से छाप के बताओ। अरे जिसे नहीं पढ़ना मत पढ़ो रे, आराम से मजे करो, ठीक है। कहीं और क्लास चल रही है वहां जाओ, ठीक है।
हाँ, जो पढ़ रहा है वो चुपचाप पढ़ो, वरना राजूरी टीम तुरंत शांति देगी, है ना, इसलिए कह रहा हूं चुपचाप पढ़ो। जल्दी बताओ कि मूल संविधान में 15% सबका गलत आंसर बताओ। आसान है सवाल तो, पर होता क्या है दोस्तों, तुम क्या है ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी नैया खुद डुबाने वाले हो, ये ध्यान रखना। और राजूरी टीम जो भी कमेंट करे सिंपल है, तुरंत हटा देना उसको। अब मैंने पूछा मूल संविधान में क्या है, क्या हुआ सिंपल वालों तुम्हारे साथ में? अरे मूल संविधान में कोई आकार था ही नहीं। अब लो क्या हुआ, लो लिख लिया, लिख लो 15% -1/3 आएगा पेपर के अंदर। मूल संविधान में कोई आकार नहीं था, मंत्री परिषद का जो आकार है मूल संविधान में नहीं था। लिख लो, मंत्री परिषद का जो आकार है दोस्तों वो तय हुआ है 91वें संविधान संशोधन, किसमें हुआ? 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और इसमें लिखा गया दोस्तों कितना परसेंट होगा? लोकसभा का 15%। कितना होगा? लोकसभा का 15%। और दोस्तों केवल जो दिल्ली है, क्या केवल जो दिल्ली है इसमें लिखा हुआ है कि ये कितना होगा? 10% होगा। 69 संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा पूरे भारत के अंदर 91 लागू होता है जिसमें 15% है, और दोस्तों दिल्ली के अंदर ध्यान रखना 10% है, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? इक्वाडोर से, कोलंबिया से, वेनेजुएला से और दोस्तों ब्राजील से। हाँ भाई बताओ, आसान वाले जो है ना वो बताएंगे, ठीक है? जिनको भी लगता है आसान है वो कमेंट बॉक्स में छाप के बताएगा। तुम्हें लगता है दोस्तों कि बहुत टफ सवाल आते हैं पेपर के अंदर, ऐसा कुछ नहीं आता पेपर के अंदर। तुम जो छोड़ के जाते हो ना उसका पेपर में आना इसलिए होता है क्योंकि तुमने तुम्हारे दोस्तों अंदर क्या भर दिया, तुम्हारे अंदर भर दिया। ऐसे ऐसे सवाल आएंगे पेपर में जो तुम नहीं कर पाओगे। ऐसे 5 सवाल हर पेपर में आते हैं, तुम्हें वो 5 नहीं करने, तुम्हें जो बाकी के 95 है ना वो कर लेना, सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखो ये आसान सवाल है, पर देखना पसीना उन्हीं के आएगा जिन्हें टफ चाहिए। क्या टफ दो गुरुजी, उन्हें शांति मिलेगी सीधी, है ना। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? ऑप्शन नंबर 1 इक्वाडोर है, कोलंबिया, वेनेजुएला और ब्राजील। तुक्के मार लो, जा क्या रहा तुक्के मारने में। फोटो देखिए पहले, ये है दोस्तों साउथ अमेरिका। क्या ये जो देश है, ये जो महाद्वीप है उसका नाम है साउथ अमेरिका। मैं इसमें दोस्तों भूमध्य रेखा बना रहा हूं, आप देखिएगा इसमें भूमध्य रेखा कहां पर है ये दोस्तों ध्यान रखना। ये जो आपके बना रहा हूं ना ये है भूमध्य रेखा। क्या है? ये भूमध्य रेखा है। तो देखो कोलंबिया से भूमध्य रेखा गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है। ये दोस्तों इक्वाडोर है, यहां से गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है। ब्राजील से गुजरती है, एकदम गुजरती है। लेकिन दोस्तों किस देश से नहीं गुजरती है? वेनेजुएला से नहीं गुजरती है। वेनेजुएला के जस्ट नीचे से भूमध्य रेखा दोस्तों गुजरती है। क्वेश्चन का आंसर क्या है? अगर आपसे पूछ ले किस देश से नहीं गुजरती है, वेनेजुएला से नहीं गुजरती है। पहला सवाल हो गया दोस्तों, किससे नहीं गुजरती है? वेनेजुएला इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। अगर पूछूं वेनेजुएला की राजधानी क्या है तो ध्यान रखिएगा कराकस जो है ये दोस्तों वेनेजुएला की राजधानी है। अगला क्वेश्चन पूछे आपसे कि जो वेनेजुएला है इसमें जो घास के मैदान है उन्हें क्या कहते हैं? लानोज कहते हैं, वेनेजुएला के अंदर घास के मैदान को। और वेनेजुएला में दोस्तों कौन सा वाटरफॉल है? एंजिल वाटरफॉल जो है ये भी कहां स्थित है? वेनेजुएला के अंदर स्थित है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। अब देखो सवाल दोस्तों क्या था? भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? इक्वाडोर से गुजरती है, कोलंबिया से गुजरती है, ब्राजील से गुजरती है, किससे नहीं गुजरती? वेनेजुएला से दोस्तों नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका एकदम सही आंसर है। पहला क्वेश्चन देखिए, इक्वाडोर जो है यहां पर दोस्तों नोट कर लीजिएगा एक ज्वालामुखी स्थित है, माउंट कोटोपैक्सी। कौन सा है? माउंट कोटोपैक्सी जो है ये कहां स्थित है? इक्वाडोर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले, क्या अगर आपसे पूछे कॉफी के जो बागान है,
कॉफी के लिए पूरे भारत में, पूरे विश्व में कौन सा देश फेमस है? वो है दोस्तों ब्राजील। और यहां पर जो कॉफी के जो बागान हैं इन्हें कहते हैं फेजेंडा। क्या बोलते हैं? फेजेंडा कहा जाता है कॉफी के बागान को। और कमेंट बॉक्स में बताओ कि विश्व का कॉफी का बंदरगाह किसे कहा जाता है? गोली की तरह कमेंट बॉक्स में छाप दो। इसी ब्राजील में दोस्तों ध्यान रखिएगा 1992 में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था पृथ्वी सम्मेलन। क्या नाम था? पृथ्वी सम्मेलन। और ये कहां हुआ था? रियो दी जेनेरियो ब्राजील के अंदर होता है 1992 का पृथ्वी सम्मेलन। सारी बातें नोट कर लो। पहला क्वेश्चन, ब्राजील कॉफी में दोस्तों पहले स्थान पर, बागान जो है फेजेंडा कहलाते हैं। कॉफी बंदरगाह किसे कहा जाता है? सैंटोस। लिख लो। अगर आपसे पूछे विश्व का कॉफी बंदरगाह किसे कहते हैं? सैंटोस जो है इसे विश्व का कॉफी बंदरगाह दोस्तों कहा जाता है। 1992 के अंदर पृथ्वी सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? रियो ब्राजील में हुआ। क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी वेनेजुला इसका सही आंसर है। अब जब ये मैप आपके सामने है ना, 2-3 सवाल इस मैप के सबसे महत्वपूर्ण है। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है दोस्तों कि पेरू और बोलिविया की सीमा पर कौन सी झील स्थित है? तो नोट कर लेना, टीटीकाका झील। कौन सी है? टीटीकाका जो झील है ये दोस्तों नोट कीजिएगा, पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है टीटीकाका झील। अगर आपसे पूछे आटाकामा मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, यह है आटाकामा मरुस्थल जो कहां स्थित है? चिली के अंदर स्थित है आटाकामा मरुस्थल। और अगर आपसे पूछे पैटागोनिया मरुस्थल ये कहां स्थित है? तो यहां पर दोस्तों नोट कीजिएगा, यह है पैटागोनिया मरुस्थल। और पैटागोनिया जो मरुस्थल है ये किस राज्य, किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना के अंदर दोस्तों ये मरुस्थल स्थित है जिसका नाम है पैटागोनिया मरुस्थल। और इससे जस्ट ऊपर कौन से घास के मैदान है? तो लिखना दोस्तों पंपाज घास के मैदान। क्या ये कौन से घास के मैदान है? पंपाज घास के मैदान। और ये किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना के अंदर दोस्तों पंपाज घास के मैदान जो है वो स्थित है। आटाकामा, पंपाज, पैटागोनिया, टीटीकाका, एंजल वाटरफॉल, माउंट कोटोपेक्सी और दोस्तों रियो जेनेरियो, ये सभी जो हैं वो तुम्हारे लिए बड़े अच्छे सवाल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, कंबोडिया की राजधानी क्या है? यह सवाल पूछा गया यूपीएसआई के अंदर कि कंबोडिया की राजधानी क्या है। मैंने एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपको दिया है कि अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया के अंदर स्थित है। भगवान विष्णु को समर्पित दोस्तों ध्यान रखना ये मंदिर है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई कंबोडिया की राजधानी क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए हनोई, तो हनोई दोस्तों लिखना कहां पर स्थित है? ये स्थित है वियतनाम। कहां पर है? वियतनाम में स्थित है हनोई। अगला क्वेश्चन उलन बटोर, ये दोस्तों किसकी राजधानी है? मंगोलिया की राजधानी है उलन बटोर। नापीता, ये ध्यान रखना म्यांमार की दोस्तों राजधानी क्या है? नापीता। और नोम पेह, ये ध्यान रखना ये किसकी राजधानी है? कंबोडिया की दोस्तों राजधानी है जिसका नाम है नोम पेह। अब तुम बताओ कंबोडिया में कौन सी झील स्थित है? चलो देखते हैं कौन बताएगा। कंबोडिया में एक दोस्तों बड़ी फेमस झील है जो कंबोडिया में स्थित है, कमेंट बॉक्स में छाप दो। इतने में एक सवाल और लिखता हूं कि जो वोन झील है, कौन सी? वोन झील, ये किस देश में स्थित है? दो सवाल पूछे मैंने आपसे, एक तो कंबोडिया में कौन सी झील है और दूसरा सवाल पूछा है वोन झील जो है ये दोस्तों कहां पर स्थित है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नोम पेह जो है ये ध्यान रखना दोस्तों कंबोडिया की राजधानी है। हनोई जो है ध्यान रखना वियतनाम में है, उलन बटोर मंगोलिया में। और अगर पूछे ये जो मंगोलिया है, क्या जो मंगोलिया है इसमें एक सवाल और नोट कर लेना, अगर पूछे गोबी का मरुस्थल कहां स्थित है तो भी ध्यान रखना दोस्तों चीन और मंगोलिया की सीमा पर। मंगोलिया से कौन आया था? चंगेज खान। कौन आया था? चंगेज खान। और अगर पूछे भारत और मंगोलिया के मध्य कौन
कौन सी एक्सरसाइज होती है? एलिफेंट एक्सरसाइज जो है वो भारत और मंगोलिया के बीच में होती है। मैंने पहला सवाल आपसे पूछा है कि जो वोन झील है ये किस दोस्तों देश में स्थित है? ये है टर्की के अंदर। कहां है? टर्की जो है, जिसे तुर्की कहते हैं, यहां पर स्थित है वोन झील। और विश्व की सबसे दोस्तों खारी जो झील है वो ध्यान रखना कौन सी है? वो है वोन झील। बड़ा अच्छा सवाल है, अभी किसी एग्जाम में पूछा गया। टर्की दोस्तों अभी वीडियो के एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आया। किसका? टर्की का। पहला क्वेश्चन किसका आया? पहला जो क्वेश्चन था वो तो दोस्तों पूछा गया कि टर्की में दोस्तों एशिया माइनर का पठार, पहला क्वेश्चन आया था एशिया माइनर का जो पठार है ये कहां स्थित है? इसी का नाम है अनातोलिया का पठार। क्या नाम है? अनातोलिया का पठार। और ये दोस्तों स्थित कहां पर है? तो ये स्थित है तुर्की में। कहां है? तुर्की के अंदर है एशिया माइनर या अनातोलिया का पठार। एक क्वेश्चन पूछा गया यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना ये कहते हैं दोस्तों तुर्की। किसे कहते हैं? यूरोप का जो मरीज है वो तुर्की को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ ले कि भाई ना पीता ये राजधानी हो गई किसकी? म्यांमार की। लेकिन एक सवाल बचा है और वो है कंबोडिया में कौन सी झील है? बताओ कमेंट बॉक्स में। सर मेरी कोई सेटिंग नहीं है। छोड़ना क्या मतलब सेटिंग नहीं है? पढ़ाई कर अपनी। आजा। सिंधु जल समझौता किसकी मध्यस्थता? कोई तेरे लायक अभी तक बनी नहीं है, तेरे बराबरी कर सके अभी तक दोस्तों वो मतलब इस धरती पे जन्म नहीं हुआ उसका। जिस दिन जन्म होगा उस दिन ध्यान रखना वो तुझे मिल जाएगी। ठीक है? हाँ, सिंधु जल समझौता किसकी मध्यस्थता में संपन्न हुआ? ये दोस्तों क्वेश्चन आता है यूपीएसआई के अंदर। आईएमएफ की मध्यस्थता में, विश्व बैंक की मध्यस्थता में, न्यू डेवलपमेंट बैंक की मध्यस्थता में, और एक है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए अगर आपसे पूछे दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ही समझौता है जो दोस्तों चल रहा है वो है सिंधु जल समझौता। आप मुझसे कहोगे कि सिंधु जल समझौता जो है ये क्यों चल रहा है? क्योंकि दोस्तों इसमें फायदा किसका है? नल्ला पाकिस्तान का, इसीलिए चल रहा है दोस्तों। क्योंकि आप जानते हो पाकिस्तान में कोई भी नदी जाएगी तो वो कहां से होके जाएगी? भारत से दोस्तों होके जाएगी। अगर भारत वालों ने ठान लिया कि पाकिस्तान के पास पानी नहीं पहुंचना चाहिए तो पानी नहीं पहुंच सकता। सिंधु जल समझौते से पाकिस्तान को फायदा है। इसीलिए दोस्तों पाकिस्तान ने आज तक 1960 से आज तक उसे कोई समस्या नहीं है। लगातार दोस्तों क्या चल रहा है? सिंधु जल समझौता। तो ध्यान रखिए सिंधु जल समझौता 1960 में होता है। अगर पूछे किन 2 देश के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगला क्वेश्चन दोस्तों किसकी मध्यस्थता में होता है? तो लिख लेना विश्व बैंक जो है इसकी मध्यस्थता में यह समझौता जो है दोस्तों सिंधु जल समझौता होता है। इसके अंदर क्या बोला गया? तो इसके अंदर दोस्तों बोला गया कि 3 नदी जो है जिनका नाम है, एक तो लिखना सिंधु, क्या? एक तो सिंधु है, एक दोस्तों झेलम है, क्या? झेलम है, और एक है चेनाब, क्या? चेनाब। और दोस्तों एक तरफ है रावी, व्यास और सतलुज। क्या है? रावी, व्यास और सतलुज है। इन तीनों नदी का, रावी, व्यास, सतलुज का 80% जो है वो भारत दोस्तों उपयोग में लेगा और 20% जो है वो पाकिस्तान उपयोग में लेगा। और जो ये 3 नदी हैं इनका दोस्तों 80% जो है वो पाकिस्तान लेगा और 20% जो है वो दोस्तों भारत लेने वाला है। तो सिंधु, झेलम, चेनाब, और दोस्तों दूसरी तरफ है रावी, व्यास और सतलुज। यही क्वेश्चन आता है किसके अंदर? यूपीएसआई के अंदर, कि भारत के पास में कौन सी नदी है? तो ध्यान रखना रावी, व्यास और सतलुज ये तीनों नदी है दोस्तों। और ध्यान रखना 80% भारत के पास है, 20% दोस्तों पाकिस्तान। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, वर्ल्ड बैंक
जो है सिंधु जल समझौता वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुआ। ये तो हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन, क्या आपके क्वेश्चन का आंसर। अब देखो एक नाम है IMF, आप दोनों जानते हो, आप सभी जानते हो IMF और वर्ल्ड बैंक जो है इनकी स्थापना किस सम्मेलन से होती है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। किससे होती है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में इन दोनों की स्थापना होती है। इन दोनों का मुख्यालय कहां स्थित है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। कहां? वाशिंगटन डीसी जो है यहां पर इन दोनों का मुख्यालय स्थित है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, याद करो भाई साहब, न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है इसका मुख्यालय कहां पर था? अरे याद करो दोस्तों, चीन के अंदर था और वर्तमान में इसका नवा देश कौन बना है? मिस्र। याद करो, मिस्र जो है वो इसका दोस्तों वर्तमान में नवा देश है। और संयुक्त राष्ट्र संघ इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। और ध्यान रखिए दोस्तों, ये इसमें वर्तमान में 193 जो है इतने दोस्तों देश हैं। जब भी बात आए संयुक्त राष्ट्र संघ, तब दो तीन बातें आपको अपने दिमाग में बैठानी है। पहला क्वेश्चन है तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जो संघ है, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसके टोटल जो अंग है वो है 6। कितने अंग है? 6। सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, लेकिन एक संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के बाहर है और वो दोस्तों लिख लो आप सभी, इंटरनेशनल कोर्ट। क्या अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क के बाहर है, तो लिख लेना वो है दोस्तों द हैग के अंदर। और द हैग कहां पर है? नीदरलैंड के अंदर स्थित है। और दोस्तों उस संस्था का नाम है इंटरनेशनल कोर्ट। तो अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है इसका मुख्यालय द हैग के अंदर है और द हैग दोस्तों नीदरलैंड के अंदर स्थित है। एक सवाल और लिख लो, अगर पूछे ओपेक का मुख्यालय कहां स्थित है, और अगर पूछे आपसे ओपेक के बाद में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF इसका मुख्यालय कहां है, तो ओपेक का जो मुख्यालय है वो दोस्तों स्थित है वियना। और वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की दोस्तों राजधानी है। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय पेरिस के अंदर स्थित है। और पेरिस दोस्तों किसकी राजधानी है? फ्रांस है। ये संस्था बड़ी चर्चा में है दोस्तों। क्यों चर्चा में ये संस्था? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इस संस्था, क्या ये जो संस्था है दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसके बारे में अति महत्वपूर्ण बात है कि ये दोस्तों आतंकवाद की फंडिंग को रोकती। किसको? आतंकवाद की फंडिंग को। और हाल ही में इसने दोस्तों नल्ला पाकिस्तान को, मिस्र को और तुर्की जो है इन्हें दोस्तों किसमें डाला है? इन्हें डाल दिया है ग्रे लिस्ट के अंदर। तो ध्यान रखना, आतंकवाद, टेरर फंडिंग, क्या टेरर फंडिंग जो है इसे रोकने का काम किसका है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। 1989 में इसकी स्थापना होती है पेरिस में दोस्तों। ध्यान रखना इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु दंड को कौन माफ कर सकता है? चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। यूपीएससी में क्वेश्चन आया, मृत्यु दंड को कौन माफ कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है, ए और बी दोनों कर सकते हैं, या दोस्तों प्रधानमंत्री कर सकता है। चलिए बताइए, अभी देख लेना कितना आसान प्रश्न है और कितनों की भैंस जो है वो दोस्तों पानी के अंदर गोते मारने वाली है। बताओ भाई, मृत्यु दंड को कौन माफ कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है, ए और बी दोनों कर सकते हैं, या दोस्तों प्रधानमंत्री जो है वो इसे माफ कर सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट गोली की तरह छाप दो, क्या आपका आंसर होगा? देखिए, कैपिटल पनिशमेंट किसकी बात है? कैपिटल पनिशमेंट, मृत्यु दंड की दोस्तों बात है, कैपिटल पनिशमेंट। अगर आपसे पूछे, एक तो आर्टिकल है 72, कौन सा है? 72, और एक आर्टिकल है दोस्तों 161, कौन सा है? 161 है। 72 का संबंध है राष्ट्रपति, किससे? राष्ट्रपति से। और 161 का संबंध है राज्यपाल, किससे? राज्यपाल से। अगर आपसे पूछे, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति 72 के अंदर और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद
1961 के अंदर। अगर पूछे आपसे कि राष्ट्रपति जो है क्या मृत्यु दंड को माफ कर सकता है, तो दोस्तों बिल्कुल कर सकता है। किसको? मृत्यु दंड को माफ। क्या कोर्टल जो मास है दोस्तों, कोर्ट मार्शल है, इसे माफ कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। ये दोनों शक्तियां केवल और केवल किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 72 है। क्या राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या कोर्ट मार्शल? नहीं कर सकता। ये दोनों ऑप्शन ध्यान रखना। सवाल पूछा है मृत्यु दंड को कौन माफ कर सकता है, तो केवल राष्ट्रपति जो है ये दोस्तों इसे माफ कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद किसके द्वारा? अनुच्छेद 72 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श किस देश की क्रांति से लिया गया? ये दो क्रांति जो है ना वो हमारे संविधान के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक तो दोस्तों किसकी क्रांति? फ्रांस की क्रांति, और एक लिखना रूस की क्रांति। किसकी? रूस की क्रांति। ये दोनों क्रांति हमारे लिए आदर्श हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस की जो क्रांति है इससे दोस्तों हमने क्या क्या लिया? समानता, बंधुत्वता, ये जो है हमने किससे लिया है? स्वतंत्रता। ये दोस्तों हमने लिया फ्रांस की क्रांति से। अगर आपसे पूछे फ्रांस की क्रांति से हमने क्या क्या लिया, तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता जो है ये दोस्तों हमने लिया है फ्रांस की क्रांति से। और अगर पूछे आपसे जो न्याय का सिद्धांत है वो हमने किसकी क्रांति से लिया है? रूस की क्रांति से लिया। और अगर पूछे आपसे इसमें भी दोस्तों कौन कौन से, तो सामाजिक न्याय, एक दोस्तों आर्थिक न्याय, और एक लिखिएगा राजनीतिक न्याय। अगर आपसे सवाल घूमकर पूछ ले कि प्रस्तावना में कौन सा न्याय नहीं है, अब देखो प्रस्तावना में कौन सा न्याय नहीं है, पहला ऑप्शन आएगा सामाजिक न्याय, दूसरा आएगा आर्थिक न्याय, तीसरा आएगा राजनीतिक न्याय, और चौथा आएगा धार्मिक न्याय। क्या? धार्मिक न्याय। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कौन सा न्याय प्रस्तावना में नहीं है? धार्मिक जो न्याय है इसका उल्लेख नहीं है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इन तीनों का दोस्तों उल्लेख है। और अगर पूछे आपसे फ्रांस की क्रांति से क्या लिया? समानता, ये दोस्तों फ्रांस की क्रांति से, और न्याय जो है ये रूस की क्रांति से। चलो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि प्रस्तावना में न्याय का कंसेप्ट जो है किस देश की क्रांति से लिया गया? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों रूस की क्रांति से लिया गया। ये आयरलैंड जो नाम है ना ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों आयरलैंड से हमने क्या लिया है? डीपीएसपी। कौन सा भाग है? भाग 4। क्या? भाग 4। अनुच्छेद कौन से हैं? 36 से 51। क्या? 36 से 51 डीपीएसपी भाग 4 आयरलैंड से लिया गया। और अगर तुमसे पूछे कि हमारे यहाँ, क्या अगर सवाल पूछ ले कि भाई हमारी जो दोस्तों संविधान है उस संविधान में कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देता है? पब्लिक वेलफेयर स्टेट। क्या? पब्लिक वेलफेयर स्टेट, इस पर बल देने वाला कौन सा भाग है? तो लिख लेना डीपीएसपी। कौन सा है? डीपीएसपी जो है, जो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व हैं जो भाग 4 के अंदर है उसमें लिखा हुआ है पब्लिक वेलफेयर स्टेट। और एक अनुच्छेद पूछे तो एक अनुच्छेद ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 38। क्या? आर्टिकल नंबर 38। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी धारा ठंडी जल धारा है? यह क्वेश्चन आया यूपीएसआई में, ठंडी भी पूछा था, एक शिफ्ट में दोस्तों गरम भी पूछा है। क्या? गरम है। और जो मैंने यहाँ चारों ऑप्शन दिए ना, ये चारों की चारों ऑप्शन आपको पेपर में कहीं ना कहीं टपकते हुए दिखाई देंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर। कौन सी धारा ठंडी है? अब देखते हैं। एक है क्यूरेशियो, ये कहां पर है दोस्तों? ये है जापान। कहां है? जापान में क्यूरेशियो। एक है गल्फ स्ट्रीम, ये दोस्तों कहां पर है? तो ये ध्यान रखिएगा अमेरिका के पास में स्थित है गल्फ स्ट्रीम।
अल नीनो, ये दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के लिए। लैब्राडोर, ये भी दोस्तों कहां पर है, ये आती है दोस्तों ठंडे प्रदेश। कहां से, ठंडे प्रदेशों से आती है। तो इन चारों में ठंडी कौन सी है, लैब्राडोर है। अब देखिए ऊपर से आती है दोस्तों कौन सी, लैब्राडोर। कौन सी आती है, लैब्राडोर। और ऊपर की साइड दोस्तों कौन से प्रदेश हैं, ठंडे प्रदेश है। यहां से आती है दोस्तों कौन सी, गल्फ स्ट्रीम। कौन सी है, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम कैसी है, गर्म है। और लैब्राडोर कैसी है, ये दोस्तों ठंडी है। और गर्म और ठंडी जब आपस में मिलती है, क्या गर्म और ठंडी आपस में मिलती है, तो ध्यान रखना ये दोनों मिलकर के दोस्तों यहां पर बनता है प्लैंकटन। क्या बनता है, प्लैंकटन जो है ये दोस्तों यहां पर बनता है, जो किसके लिए खाना होता है, मछली के लिए दोस्तों खाना होता है। इसीलिए जितनी भी बैंक होती है मछली संबंधित, वो यहां पर दोस्तों उपस्थित है। और बढ़िया बैंक का नाम है दोस्तों, ध्यान रखना, ग्रैंड बैंक। कौन सी बैंक है, ग्रैंड बैंक जो है वो दोस्तों यहीं पर स्थित है। ऐसे दोस्तों एक जलदारा है क्यूरेशियो। कौन सी है, क्यूरेशियो, ये है दोस्तों गरम। कौन सी है, गरम है। और एक जलदारा है ओरेशियो। कौन सी है, ओरेशियो, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा ठंडी, जापान के पास है। इन दोनों के मिलने से भी प्लैंकटन बनता है। लैब्राडोर इन तीनों में दोस्तों क्या है, इन चारों में ठंडी जलदारा है लैब्राडोर। और भाई साहब अल नीनो, भारत के मानसून पर नकारात्मक प्रभाव किसका पड़ता है, अल नीनो का पड़ता है। इस क्वेश्चन को लिख लो कि भारत का जो मानसून है इस पर दोस्तों अल नीनो का कैसा प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और ये गर्म जलधारा है। कैसी है, गर्म जलधारा है। और एक और फेमस है हमबोल्ट। कौन सी है, हमबोल्ट जलधारा। ये लिखना दोस्तों ठंडी जलधारा है, पेरू के पास में। का पेरू जो देश है इसके पास में हमबोल्ट जलधारा। और ध्यान रखना ये ठंडी है। अल नीनो दोस्तों गर्म है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है भारत के मानसून पर। और इस क्वेश्चन का आंसर है लैब्राडोर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, किसकी पुस्तक है। पहला ऑप्शन देखिए डैमन गैलगेट, दूसरा ऑप्शन है स्टीफन हॉकिंग्स, तीसरा ऑप्शन है जेके रोलिंग और चौथा ऑप्शन है अरुंधति रॉय। ये जो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है बड़ी फेमस पुस्तक है दोस्तों फिजिक्स के क्षेत्र में। और आपको याद होनी चाहिए कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग्स है। ये व्यक्ति आपने जरूर देखा होगा दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग्स, क्योंकि दोस्तों ये व्यक्ति जो था वो व्हील चेयर के ऊपर था। इसका जो है केवल दोस्तों दिमाग काम करता था। और अपने दिमाग के बलबूते पर दोस्तों ब्लैक होल जैसी घटना के बारे में खूब किसने लिखा है, स्टीफन हॉकिंग्स ने। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये किसकी पुस्तक है। एक बार दोस्तों सबसे अधिक बिकने वाली बुक कौन सी थी, सबसे अधिक बिकने वाली बुक थी स्टीफन हॉकिंग्स की ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो नोट करना, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगर पूछे डैमन गैलगेट, भाई ये तो है ना पक्का छपेगा किसी ना किसी एग्जाम में 2022 में, नोट कर लेना। डैमन गैलगेट जो है इन्हें हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है दोस्तों, नोट कर लीजिए, बुकर पुरस्कार मिला है। और किस पुस्तक के लिए मिला, द प्रोमिसेस जो है इस पुस्तक के लिए दिया गया। कहां के रहने वाले हैं, साउथ अफ्रीका के दोस्तों रहने वाले। अगला है जेके रोलिंग। अरे तुमने खूब देखा होगा, अरे भाई रामफल खूब देखा होगा तुमने हैरी पॉटर। क्या हैरी पॉटर ये किसकी है दोस्तों, ये ध्यान रखना जेके रोलिंग की है हैरी पॉटर। अरुंधति रॉय, सर मैं आपका बाराती बन सकता हूं क्या, तू पढ़ ले, मुझे तेरा बाराती बना लेना ना, मुझे नहीं करनी शादी, तू पढ़ ले, तेरी शादी में मैं बाराती बन जाऊंगा, आ जाओ। अरुंधति रॉय, अगर आपसे पूछे दोस्तों द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये किसकी पुस्तक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये ध्यान रखिएगा अरुंधति रॉय की दोस्तों पुस्तक है जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन देखिए, सीआरपीएफ नाम किस अधिनियम से हुआ था? देखो 1934 के अधिनियम से, 1949 के अधिनियम से, 1958 के अधिनियम से, 1992 के अधिनियम से। अगर आपसे पूछे सीआरपीएफ, अब देखो इसमें थोड़ी बात समझ लेना, अगर आपसे पूछे सीआरपीएफ की स्थापना कब होती है तो इन चारों ऑप्शन है ही नहीं जिसमें सीआरपीएफ की स्थापना होती है। सीआरपीएफ की स्थापना होती है 1939 के अंदर, 1939 के अंदर। अगर आपसे पूछे सीआरपीएफ जो है इसका दोस्तों पहले नाम क्या था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। क्या था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस जो है ये दोस्तों इसका पहले नाम था। इसमें क्या शब्द है? क्राउन। ध्यान रखना, क्राउन का मतलब क्या हुआ दोस्तों? अंग्रेजों का गुलाम। क्या? अंग्रेजों का गुलाम। क्राउन का मतलब दोस्तों शासक ही तो होता है, तो अंग्रेजों का गुलाम। सीआरपीएफ इसकी जो स्थापना है 1939 में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जो इसका जो नाम है वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है ये किस दोस्तों अधिनियम से किया गया? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ये किया गया 1949 के अधिनियम से। तो सवाल पूछा है सीआरपीएफ नाम किस अधिनियम से हुआ है? तो ध्यान रखना मेरे दोस्त 1949 जो है इस अधिनियम से हुआ। और ये भी नोट कर लो दोस्तों, इसके जो वर्तमान में हेड है वो है कुलदीप सिंह। कौन है? कुलदीप सिंह इसके वर्तमान में हेड है। अगर पूछे 1934 के अधिनियम से तो लिख लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 1934 के अधिनियम से 1 अप्रैल 1935 को होती है। अगर पूछे 1958 के अधिनियम से तो लिखना दोस्तों आर्म फोर्स स्पेशल पावर जो एक्ट है इसकी जो स्थापना है वो 1958 के अधिनियम से। अगर आपसे पूछे 1992 के अधिनियम से तो लिख लो दोस्तों सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी जो है इसकी जो स्थापना है 1992 के अधिनियम से। चारों सवाल मैंने आपको बता दिए, एक सवाल पेपर में आया, बाकी दोस्तों कहीं ना कहीं आ जाए तो जय माता दी ठोक देना। 1934 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1958 से आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसमें ये सवाल जरूर नोट कर लेना। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो छाप लेना। सर आपका नाम क्या है? अच्छा आर्म फोर्स स्पेशल जो पावर एक्ट है इसके अंदर 6 महीने के लिए किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। अगर आपसे कभी पूछ ले क्योंकि तो बहुत चर्चा का विषय है दोस्तों, 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र इसके अंदर घोषित किया जाता है। और दोस्तों 1992 का अधिनियम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन का आंसर हो गया 1949 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखिए, एडवर्ड जेनर ने किस रोग के टीके का विकास किया? अब देखो अगर दोस्तों मैं इस सवाल में अगर मैं इस सवाल में चेचक लिख देता, क्या चेचक है, तो आप सभी ठोक देते कि भाई एडवर्ड जेनर ने चेचक का दोस्तों आपके जो टीका है उसकी खोज की। ऑप्शन में चेचक है ही नहीं। ऑप्शन में स्मॉल पॉक्स है, मलेरिया है, चिकन पॉक्स है और रेबीज है। ऐसे दोस्तों हालत खराब क्या होती है, पेपर में दोस्तों ऑप्शन जो है वो हालत खराब कर देते हैं। अब देखो स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, चिकन पॉक्स, रेबीज, चलो 2 ऑप्शन तो आप हटा दोगे, आप होशियार बच्चे हो। मलेरिया और रेबीज जो है इसको तो दोस्तों आप नस्ते नाबूद कर दोगे, क्योंकि आप जानते हो मलेरिया जो है जो मलेरिया है दोस्तों, ये मलेरिया अगर आपसे पूछे कि मलेरिया जो रोग है, अगर पूछा जाए कि जो मलेरिया जो रोग है दोस्तों, पहला क्वेश्चन सर उत्कर्ष से फुल जैकेट मांगी। अच्छा भाई साहब मलेरिया, क्या बात है। कई लोग तो दोस्तों केवल है ना मतलब केवल कमेंट करने आते हैं कि हाँ गुरुजी हमें बहुत चिंता है आपकी। लिखो मलेरिया जो है आप जानते हो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, और इसका दोस्तों जो प्रोटोजोआ था वो किसने? रोनाल्ड रोस। किसने? रोनाल्ड रोस। ये सवाल आप सभी जानते हो। रेबीज आप जानते हो कौन है? लुई पास्चर। कौन है? रेबीज दोस्तों लुई पास्चर, आप सभी को पता है। अब समस्या आ गई कौन सी? स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। इसमें दोस्तों
तुम्हारी गाड़ी है ना ऐसे ऐसे घूमेगी। अरे लिख लो, चेचक को क्या बोलते हैं? चेचक को दोस्तों बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। क्या बोलते हैं? चेचक को इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल पॉक्स। और दोस्तों जो छोटी माता है, क्या छोटी माता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं चिकन पॉक्स। क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स। तो ध्यान रखना, एडवर्ड जेनर ने किसकी की थी दोस्तों? स्मॉल पॉक्स जो है, जो चेचक है, क्या जो चेचक है, अगर आपसे पूछे इसका टीका किसने खोजा? एडवर्ड जेनर ने खोजा। और ये दोस्तों विश्व का पहला ही टीका था। कौन सा? स्मॉल पॉक्स चेचक का टीका पहला ही टीका था। और चेचक और पोलियो मुक्त कौन हो चुका है? भारत। दोस्तों चेचक और पोलियो मुक्त हो चुका है भारत। क्या चेचक और पोलियो मुक्त हो चुका है? ध्यान रखिएगा, भारत। सवाल अच्छा है दोस्तों, ध्यान रखिए। केवल चेचक से काम नहीं चलेगा, स्मॉल पॉक्स भी आपको नोट करना पड़ेगा। क्या स्मॉल पॉक्स नोट करना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है? ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2 राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी संसद, ऑप्शन नंबर डी प्राइम मिनिस्टर। महाधिवक्ता का मतलब दोस्तों एडवोकेट जनरल। क्या एडवोकेट जनरल। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं कितने परसेंट सही बताएंगे कि महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन है संसद और चौथा ऑप्शन है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर। फटाफट गोली की तरह छाप दो कि भाई महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद और प्रधानमंत्री। और क्या बात है, सत्येंद्र जी का आंसर है राष्ट्रपति, प्रियंका का आंसर है राष्ट्रपति, सोनिया का आंसर है राज्यपाल, अजय का आंसर है राष्ट्रपति, मनीष सिंह का आंसर राष्ट्रपति है, श्वेता का आंसर राष्ट्रपति है, प्रिंस का आंसर राज्यपाल है, सूरज का आंसर राज्यपाल है। मतलब अभी तक जितने कमेंट पढ़े ना उसमें 60% का आंसर है राष्ट्रपति और 40% का आंसर है राज्यपाल। और भाई साहब इन्हीं को पेपर आसान लग रहा है। क्या इन्हीं को आसान लग रहा है? क्योंकि इनको क्या मतलब महाधिवक्ता पूछा है, महान्यायवादी पूछा है। हमने तो जिंदगी से पढ़ा है जब भी ऐसा सवाल आए तो आंसर उसका राष्ट्रपति होगा। और फर्जी सवाल है दोस्तों, राष्ट्रपति सबको पता है। अरे भाई रसगुल्ला, राष्ट्रपति कौन ही होवे इसको आंसर है। अरे अगर पूछे महान्यायवादी, क्या महान्यायवादी जिसको इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल। क्या अटॉर्नी जनरल, जो अनुच्छेद कौन से में? अनुच्छेद दोस्तों ध्यान रखना 76 के अंदर है। ये किसके प्रसाद पर्यंत है? ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, भारत का सबसे बड़ा वकील। और अगर पूछे आपसे महाधिवक्ता, क्या महाधिवक्ता दोस्तों, और अगर पूछे कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 165। क्या अनुच्छेद नंबर 165। और ये किसके का प्रसाद पर्यंत है? राज्यपाल। ध्यान रखना, राज्य का सबसे बड़ा वकील है उसका नाम है महाधिवक्ता। और दोस्तों केंद्र का सबसे बड़ा जो वकील है उसका नाम है महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी अनुच्छेद 76 है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। और महाधिवक्ता जो है दोस्तों ये आर्टिकल 165 है और ये ध्यान रखना राज्यपाल के अधीन जो है ये दोस्तों काम करता है। इन दोनों की एक खास बात है कि ये दोनों की दोनों संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते। इस पॉइंट को आप सभी नोट कर लेना। अगर आपसे पूछे जॉइंट सिटिंग जो है, जो संयुक्त बैठक है, इसमें दोस्तों ये सभी जो है ये दोनों की दोनों भाग ले सकते हैं लेकिन मेरे दोस्त क्या नहीं कर सकते? वोटिंग नहीं कर सकते। चलो एक छोटा सा सवाल बता रहा हूं आपको, फिर क्लास समाप्त करेंगे। 1 घंटा हो गया, मतलब 1 घंटे का पता नहीं लगता तुम्हारे साथ में, गोली की तरह जाता है यार, मजा आता है तुम्हारे साथ। एक सवाल और बताइएगा मेरे को, अगर मैं आपसे पूछूं कौन कौन से विधेयक के ऊपर जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, मैं ऑप्शन देता हूं, आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। जॉइंट सिटिंग जो है
संयुक्त बैठक जो है ये किस किस विधेयक पर नहीं होती है? ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों साधारण विधेयक, कौन सा है? साधारण विधेयक है। ऑप्शन नंबर बी लिखिएगा, वो है दोस्तों धन विधेयक, कौन सा है? मनी बिल, धन विधेयक है। ऑप्शन नंबर 3 लिखिएगा संविधान संशोधन विधेयक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दोस्तों बिल है, संविधान संशोधन विधेयक। और ऑप्शन नंबर 4 लिखिएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, क्या जय माता दी, क्या उपरोक्त सभी लिख दीजिए, जय माता दी जो है वो ऑप्शन नंबर डी। अब बताओ ज्वाइंट सिटिंग जो है ये दोस्तों किस विधेयक पर नहीं होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, साधारण विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और दोस्तों उपरोक्त सभी। अब देखिए आप में से अधिकांश का आंसर है मनी बिल, क्या आप में से 90% का आंसर है मनी बिल। लेकिन ध्यान रखना मेरे दोस्त, मनी बिल पर तो नहीं होती है ये तो बात ठीक है, पर ये आंसर अधूरा है। संविधान संशोधन जो विधेयक है इस पर भी दोस्तों ध्यान रखना, इन दोनों के ऊपर जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, क्या इन दोनों के ऊपर संयुक्त जो बैठक है उसका आयोजन नहीं होता है, ना तो धन विधेयक पर होता है ना दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक पर होता है। क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक में तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां बराबर होती हैं, और धन विधेयक में दोस्तों पहले से ही लोकसभा जो है इसकी जो शक्ति है वो राज्यसभा की तुलना में अधिक होती है, इसलिए धन विधेयक की जरूरत नहीं है। भाई धन विधेयक क्यों लगेगा? यहां पर तो लोकसभा पहले ही दोस्तों अधिक शक्ति किसके पास है? लोकसभा के पास में, और यहां दोनों की शक्ति बराबर है तो धन विधेयक नहीं लगता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी और सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। साधारण जो विधेयक है इस पर दोस्तों जॉइंट सिटिंग होती है। और अगर पूछे आपसे जॉइंट सिटिंग का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 108, क्या अनुच्छेद नंबर 108 है। और मेरे दोस्त अगर आपसे पूछे, क्या अगर आपसे पूछ ले कि जॉइंट सिटिंग का हेड कौन होता है, बुलाता कौन है, तो दोस्तों बुलाती है मगर जाने का नहीं, जाने का नहीं, बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और अगर पूछे अध्यक्ष कौन होता है लोकसभा का, जो स्पीकर है वो दोस्तों ध्यान रखिएगा इसका अध्यक्ष होता है। चलो बताओ क्या उपराष्ट्रपति जॉइंट सिटिंग में भाग लेता है? यस या नो? केवल 2 ऑप्शन दे रहा हूं आपको। क्या उपराष्ट्रपति जो है ये जॉइंट सिटिंग के अंदर भाग लेता है? ऑप्शन नंबर 1 नहीं लेता है, ऑप्शन नंबर 2 लेता है। कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ ए और बी, क्या दोस्तों उपराष्ट्रपति जो है ये जॉइंट सिटिंग में भाग लेता है या दोस्तों नहीं लेता? ऑप्शन नंबर 1 नो, ऑप्शन नंबर बी यस। बताइए कमेंट बॉक्स में कि उपराष्ट्रपति जो है ये जॉइंट सिटिंग में भाग लेता है या दोस्तों नहीं लेता। तो ध्यान रखना उपराष्ट्रपति संसद का मेंबर नहीं होता है। क्या उपराष्ट्रपति दोस्तों ना तो लोकसभा का मेंबर है ना दोस्तों राज्यसभा का मेंबर है, इसीलिए जॉइंट सिटिंग में भाग नहीं लेता है। नोट करके लिख लेना, उपराष्ट्रपति जॉइंट सिटिंग के अंदर दोस्तों भाग नहीं लेता है। ये सवाल भी आप नोट कीजिएगा। अब दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? 1 घंटा खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया दोस्तों। कल सुबह 6:15 बजे तैयार रहना। एक बड़ी महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके की जो क्लास है वो दोस्तों मैंने 15 मिनट के लिए इसी क्लास में स्टार्ट की है। फूल पत्ती वाली क्लास। तुम्हारा कोई भी एग्जाम है ना, बस तुम पूरी शिद्दत से इस क्लास को ले लो, एक बार ले लो, अपने एग्जाम तक एग्जाम क्रॉस करो। उसके बाद कभी नहीं कहूंगा इसको लेने के लिए, अपना एग्जाम क्रॉस करके लिए और दोस्तों अपने मौज करो, क्या अपनी मौज करो, ध्यान रखिएगा। तो बस ये 6:15 पर होगी सुबह क्लास, 6:15 से 7:30 तक ये क्लास जो है वो दोस्तों होती है, डेली होगी यही क्लास आपके सामने। और 7 फेरों वाली सीरीज का दूसरा जो एपिसोड है वो आने वाला है 15 जनवरी। कब? 15 जनवरी को दोस्तों 8 बजे रात को दूसरा जो एपिसोड है 7 फेरों का वो आपके बीच में आने वाला है। कुछ दिनों में ही दोस्तों अद्भुत प्रश्नोत्तरी भी यहीं पर स्टार्ट करूंगा आपके साथ में। जो भी टेस्ट में अच्छी रैंक लाएगा उसके साथ में अद्भुत प्रश्नोत्तरी खेलने वाला हूं। और अगर पूछे कंबोडिया की झील का नाम क्या है? टोनले सैप। लिख लो, उस समय निकल गया दिमाग से। टोनले जो सैप है,
हाँ, कईयों को तो नींद नहीं आएंगी। टोनले सैप जो है ये कहां पर स्थित है? कंबोडिया के अंदर स्थित है टोनले सैप। ये दोस्तों झील थी। अब बताओ क्लास, सार्क वाला ठीक करवा दिया ना? बार बार कमेंट मत करो यार, कोई गलती हो जाती है मान लिया करो। मैंने जब आपको मुंह पे आके यहाँ आके खड़े होके बोल दिया कि भाई सार्क वाला सही करवा दिया है, ढाका में सार्क की स्थापना होती है, सार्क का जो मुख्यालय है वो दोस्तों काठमांडू के अंदर है। थोड़ी मिस्टेक उसमें हो गई, सार्क की स्थापना ढाका में हुई है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में, वो मैंने ठीक करा दिया उस दोस्तों उत्कर्ष ऐप में, ठीक करा दिया ना। और टेस्ट देने वालों की संख्या बहुत बड़ी संख्या थी। अब तक सबसे अधिक लोगों ने टेस्ट दिया है 7 फेरों का पहला टेस्ट। तो आप सभी को दिल से आभार, आप सभी को बधाई कि आपने 7 वचन का पहला वचन जो है वो निभाया है। दूसरा वचन भी होगा, अच्छे से पढ़िएगा, खूब मस्त रहिए, ध्यान रखिएगा। और जो भी जोधपुर में उपस्थित है, क्या जो भी जोधपुर में उपस्थित है, कल मकर संक्रांति का दिन है, मतलब दोस्तों दान करने का जो दिन है, सबसे बड़ा दिन है कल मकर संक्रांति। तो कोई भी अगर जोधपुर में उपस्थित है और दोस्तों अगर उसके मन में इच्छा है कि मैं क्या दान करूं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है दान करने के लिए, तो आपके पास में है रक्त। क्या है? रक्त। और इस रक्त का जो दान है ये दोस्तों सबसे बड़ा दान है सबसे बड़े दिन पर। तो कल दोस्तों 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर सुबह 10 बजे से और 4 बजे तक, क्या सुबह 10 से 4 बजे तक अग्रसेन वाटिका, अग्रसेन जो वाटिका जोधपुर में स्थित है, अग्रसेन वाटिका, यहां पर रक्तदान शिविर का आयोजन है। पता नहीं दोस्तों ये रक्त किसकी जिंदगी बचाएगा, पर बचाएगा जरूर ये रक्त किसी की जिंदगी। अगर देना चाहो, इस पुण्य में भाग लेना चाहो, तो आप सभी का स्वागत है। 14 जनवरी 10 बजे से 4 बजे तक मैं वहीं होऊंगा, सब वहीं होंगे उत्कर्ष के। तो अग्रसेन वाटिका में जोधपुर में ये रक्तदान शिविर का आयोजन होने वाला है। खुश रहिए, चलो ध्यान रखिएगा अपना। और ये कोई प्रमोशन नहीं है ना, अगर इसे प्रमोशन कहोगे तो ऊपर वाला सब देख रहा है, क्या सब देख रहा है, ध्यान रखना इस बात को। ये कोई प्रमोशन नहीं है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है। केवल किसी का फायदा होगा, किसी को रक्त मिल जाएगा समय पर, हो सकता है किसी आर्मी के व्यक्ति को रक्त चाहिए दोस्तों, आपके सोच के देखो, उसे रक्त मिल जाएगा, किसी को भी मिल सकता है रक्त, तो क्योंकि रक्त पे किसी का नाम नहीं है, सबका रक्त एक ही है और वो है लाल। तो अगर आप चाहो तो दे सकते हो, जो भी इच्छा हो, जिसकी भी इच्छा हो, जयपुर में जोधपुर में जो उपस्थित है वो सब आ सकते हैं। सभी का स्वागत है, ध्यान रखिएगा। कल मिलते हैं सुबह 6:15 पर इसी मंच पर, यहीं पर सटीक 6:15 पर मिलूंगा आपको। मस्त रहिए, खून मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद। और मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरी बराबर मेहनत करोगे, खुद के लिए, क्या खुद के लिए मेहनत करोगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, आप सभी मेरा गर्व हो, आप सभी मेरा प्राउड हो। और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सिर है वो हमेशा इसी प्रकार ऊपर रहे, आप उसे ऊपर रखोगे, क्योंकि आप ही हो जिसको सींच करके इतना बड़ा किया है, आप ही हो जिसको सींच कर इतना बड़ा परिवार बनाया है। तो आपकी जिम्मेदारी आपके सिर है कि मेरा जो सिर है वो फक्र से हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, कभी ये झुकना नहीं चाहिए किसी के भी सामने। ये आप पूरा करोगे। मस्त रहिएगा, ध्यान रखिएगा। मैं फिर सुबह 6 बजे आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा हूं यहाँ पर, कोई भी चीज हो मैं आपके साथ में खड़ा रहूंगा। कल रक्त का व्यापार है, अरे इसको हटाओ रे, इसको, इसकी जरूरत नहीं है ना, हटा दो इसको तुरंत, इसको मतलब हटा ही दो, चैनल से हटा दो ना, कुछ नहीं होगा, बहुत पाप मिलेगा। ध्यान रखना बेटा जिंदगी में इस बात को, सब कुछ यहीं मिलेगा, ऊपर नहीं मिलता आजकल। आजकल दोस्तों ऊपर वाला हिसाब यहीं कर देता है, सारे हिसाब यहीं होंगे, चिंता मत कीजिए। बस ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिए। कल मिलता हूँ सुबह 6 बजे। ट्रेन हादसा हो गया बंगाल में, देखो मुझे आइडिया नहीं है, अगर हुआ है ट्रेन हादसा तो सभी को ऊपर वाला सभी को सही सलामत अपने घर पहुंचा दे। थोड़ी बहुत लगी है वो ठीक हो जाएगी, बस जान की हानि ना हो, क्योंकि एक परिवार के लिए एक व्यक्ति बड़ा महत्वपूर्ण होता है जो ट्रेन में यात्रा कर रहा है। तो ध्यान रखिए अपना, खुश रहिएगा। मैं मिलता हूँ कल सुबह 6 बजे यहीं पर, इसी मंच पर। जय हिंद, थैंक यू।
अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता छोड़ो और जुड़ जाओ उत्कर्ष ऐप के साथ।